Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to start the chapter Carbon and its Compound class 10th Chemistry. बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th CBSE 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके सेकेंड टर्म के सिलेबस में है। तो आज मैं इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स यानी लिविंग वर्ल्ड होता है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग कार्बन की बात करें, है ना। तो आप सभी को पता है कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है और इसका सिंबल होता है C, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर इसका 12 होता है। तो कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,4, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है इसलिए पीरियोडिक टेबल के ये 14th ग्रुप में है, ग्रुप 14 में है और पीरियड इसका 2 है, यानी कार्बन जो है सेकेंड पीरियड में है और 14th ग्रुप में है और कार्बन जो है एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए कार्बन जो है इस पूरे केमिस्ट्री में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वाला एलिमेंट है क्योंकि ये अकेले 2 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा दूसरा एलिमेंट नहीं है जो इतनी अधिक संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या 2 मिलियन से भी ज्यादा है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसकी संख्या महज 80,000 के आसपास है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो मिनरल सोर्सेज है। मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के नीचे। तो मिनरल सोर्सेज से प्राप्त होने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। यानी हम लोग ऐसे कहते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ फॉलोइंग एक्सेप्शंस। देखिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं इसमें। ठीक है, जैसे देखिए कुछ ऐसे कैटेगरीज है कंपाउंड्स के जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन बावजूद इसके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। अब वो कैटेगरी कौन कौन सा है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए सबसे पहले है ऑक्साइड ऑफ कार्बन। अगर कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि कार्बन 2 तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में ना आकर के इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में आते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ये एक्सेप्शनल केस है। दूसरा आपका है कार्बोनेट कंपाउंड्स। कार्बोनेट कंपाउंड्स में आप देख लीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं Na2CO3 या लिखते हैं K2CO3 या लिखते हैं CaCO3 etc। ये जो आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये जितने भी कार्बोनेट कंपाउंड्स हैं इनमें भी कार्बन है लेकिन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं आता है, ये भी एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, और तीसरा हमारा है बाइकार्बोनेट कंपाउंड। बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स, अगर हम लोग बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें देख लीजिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या और भी दूसरे बाइकार्बोनेट्स हैं। बाइकार्बोनेट्स को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। तो जितने भी बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स हैं इनमें भी कार्बन मौजूद होता है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं आते हैं। और इसी प्रकार से हमारा होता है साइनाइड कंपाउंड्स। देखिए साइनाइड कंपाउंड्स में बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए आपका है हाइड्रोजन साइनाइड है, सोडियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, ये सब साइनाइड कंपाउंड्स हैं।
हर साइनाइड कंपाउंड्स में कार्बन होता है, लेकिन साइनाइड कंपाउंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना आकर के इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। और एक पांचवा कैटेगरी है कार्बाइड्स, कार्बाइड कंपाउंड्स। कार्बाइड कंपाउंड्स में हम लोग लिख सकते हैं अल्युमिनियम कार्बाइड हो गया, है ना। उसके बाद आपका कैल्शियम कार्बाइड है ना। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं, कार्बाइड कंपाउंड्स हैं, अल्युमिनियम कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड, ये कार्बाइड कंपाउंड्स में भी कार्बन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं आता है। तो मैंने अभी आपको कहा कि कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और इनका सोर्स होता है प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, है ना, यानी लिविंग बर्ड से प्राप्त होने वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आपको इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि ये 5 ऐसे कैटेगरी हैं कार्बन के कंपाउंड्स के जो कार्बन कंटेन करने के बावजूद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में आते हैं, है ना। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये हम लोग को प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से प्राप्त ना होकर के ये मिनरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, और मिनरल कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट के नीचे। इसलिए ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं आते हैं। इस बात को आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कार्बन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कार्बन जो है एक वर्सटाइल एलिमेंट है इस पूरे केमिस्ट्री का। अब वर्सटाइल कैसे है? क्योंकि कार्बन हर जगह है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अपने बेसिक नीड की, तो बेसिक नीड हमारा क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान है ना। यानी हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में ये जो कार्बन है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में, है ना, ये हम लोग फैट्स के रूप में, ये हमारे भोजन का एक अंग है। यानी कार्बन जो है हमारे भोजन का एक, फूड का एक इंग्रेडिएंट है ना। अब अगर हम लोग कपड़े पहनते हैं, उस कपड़े का जो फाइबर्स होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे फैब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉटन का फैब्रिक है, नायलॉन है, रेयॉन है, डेक्रॉन है, जितने भी तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इन सभी फाइबर्स में कार्बन के पॉलीमर मौजूद होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो कपड़े होते हैं उसके जो रेसे होते हैं, उसके जो फाइबर्स होते हैं, वो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, है ना। तो अगर और हम लोग अपने घर में बहुत तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं। हम लोग के घर में जो फर्नीचर वगैरह है, चाहे वो लकड़ी का बना हुआ हो, चाहे वो प्लास्टिक का बना हुआ हो, या किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, सब कार्बन से बना हुआ है। हम लोग के घर में जो पीवीसी वायर होता है, वायर का जो इंसुलेशन होता है, जो हम लोग घर में मेडिसिन या ड्रग्स यूज करते हैं, या फिर हम लोग जो डाइज यूज करते हैं, ये सारे चीज़ में कार्बन है ना। तो या फिर हम लोग अगर जो भी पेय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी है, चाय है, या फिर एल्कोहल है, ये सारे चीज़ों में कार्बन मौजूद होता है। अगर हम लोग अपने फ्यूल्स की बात करें तो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इसमें भी है। एलपीजी गैस में भी कार्बन होता है। हम लोग जो परफ्यूम यूज करते हैं या कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, उसमें भी कार्बन होता है ना। खेतों में जो हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, उसमें भी कार्बन है ना। तो हम लोग अगर देखें, हमारा जो शू पॉलिश है ना, उसमें भी कार्बन ब्लैक पाया जाता है। हम लोग जितने भी तरह के शूज इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच लगा होता है, बैकलाइट प्लास्टिक का बना होता है ना। तो हम लोग अगर देखें तो हम अपने चारों तरफ कार्बन ही कार्बन को देखते हैं। तो यानी कार्बन जो है वो प्रकृति में हर रूप में ये बसा हुआ है। इसलिए कार्बन जो है एक वर्सटाइल एलिमेंट है ना। कार्बन हर जगह मौजूद होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कार्बन को वर्सटाइल एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है और हम लोग समझ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। आइए हम लोग अब बात करते हैं कि कार्बन जो है इस पूरे केमिस्ट्री का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का एलिमेंट है। और कार्बन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है बहुत ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, 2 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग ये समझ लेते हैं कि कार्बन जो है क्यों इतना ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि वाई कार्बन फॉर्म सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन क्यों इतने ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में जाने, है ना, कि कार्बन जो है क्यों इतने अधिक संख्या में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, कार्बन जो है इसका वैलेंसी 4 है, यानी कार्बन जो है एक टेट्रावैलेंट एटम है। और 4 वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी उसका वैलेंसी होता है। और आप जानते हैं
कि जनरली 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होता है एटम्स का। ऐसे और एक्सेप्शनल केस में हम लोग देखते हैं कि 4 से अधिक भी वैलेंसी होती है, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो वैलेंसी 4 से अधिक नहीं हो सकती है। तो कार्बन का जो वैलेंसी है वो एक मैक्सिमम वैलेंसी है। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहला हम लोग कार्बन के कंपाउंड के अधिक होने का कारण है इसका टेट्रा वैलेंसी, यानी कि कार्बन के मैक्सिमम वैलेंसी का होना, कार्बन के 4 वैलेंसी का होना। वैलेंसी किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, और चूंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी है और सबसे ज्यादा वैलेंसी कार्बन का 4 है, इसलिए ये इसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए कंपाउंड की संख्या इसकी अधिक है। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा कार्बन के अंदर होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। देखिए कैटेनेशन के बारे में आपको समझना चाहिए। कैटेनेशन क्या होता है? देखिए कैटेनेशन जो है कार्बन के एटम्स का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। ढेर सारे कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा और लंबे लंबे चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, चेन टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इनके द्वारा बनाया गया जो चेन होता है वो स्ट्रेच चेन भी हो सकता है, वो ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है, वो क्लोज्ड चेन भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाता है, और कैटेनेशन के कारण बहुत ज्यादा कंपाउंड्स जो है कार्बन बना सकता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये कार्बन को आप देख रहे हैं कि ढेर सारे कार्बन के एटम्स हैं, और ये कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहे हैं और अस्ट्रेथ चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये बना रहे हैं अस्ट्रेथ चेन, यानी अस्ट्रेथ चेन का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के द्वारा बनाया गया जो चेन है वो अस्ट्रेथ है। मान लीजिए कार्बन जो है इस तरह का चेन भी बना सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि कार्बन ने यहाँ पर एक ब्रांच्ड चेन का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो चेन है वो ब्रांच्ड चेन है, ब्रांच्ड चेन है ना। और कार्बन जो है वो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक चेन का भी फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए ये कार्बन के द्वारा बनाया गया जो चेन है वो क्लोज्ड चेन है ना। यहाँ पर जो देख रहे हैं कार्बन के 4 वैलेंसी को बॉन्ड लाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है। या फिर देख लीजिए ये आपका क्या है, साइक्लिक या क्लोज्ड चेन है। साइक्लिक चेन भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग क्लोज्ड चेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कार्बन के द्वारा जो इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, इसके द्वारा ये ढेर सारे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ सकता है, स्ट्रेच चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है और साइक्लिक चेन भी बना सकता है। ठीक है, तो कैटेनेशन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए कैटेनेशन के बाद तीसरा प्रॉपर्टी कार्बन का है कि कार्बन जो है क्यों इतना ज्यादा संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो आप ये जान लीजिए कि कार्बन जो है दूसरे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है या नाइट्रोजन है, इन सभी एलिमेंट्स जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं इनके साथ मिलकर के कंपाउंड बनाता है। यानी ये नॉन मेटालिक एलिमेंट हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इनके साथ तो कंपाउंड बनाता ही है, साथ ही साथ कार्बन मेटल के साथ भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि कॉम्बिनेशन इसका अधिक ज्यादा कंपाउंड बनने का एक कारण ये भी है कि कॉम्बिनेशन विथ बोथ मेटल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। देखिए कार्बन जो है वो मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों तरह के एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बनाता है। इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है या कारण है कि कार्बन क्यों इतने ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो अब तक आप देखें कि टेट्रा वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल है कार्बन के अधिक संख्या में कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी रिस्पॉन्सिबल है, और कॉम्बिनेशन विथ बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी मेटालिक एलिमेंट एंड बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी नॉन मेटल के साथ भी ये कंपाउंड बनाता है। तो काफी हद तक ये भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और चौथा आप देख लीजिए कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब अल्कली मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, और न ही वो हैलोजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो अल्कली मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और न ही हैलोजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये इन एलिमेंट्स के साथ लिंकेज बनाता है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इसके कंपाउंड की संख्या इतनी अधिक है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण और भी है कि कार्बन के कंपाउंड की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है, वो कारण है आइसोमेरिज्म। तो थोड़ा हम लोग इस पर भी बात करें कि आइसोमेरिज्म भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में अभी एक शॉर्ट ब्रीफिंग करते हैं। आइसोमेरिज्म तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आप लोग हायर क्लास में ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़िएगा, लेकिन अभी मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफिंग दे रहा हूं कि आइसोमेरिज्म जो है वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संख्या को बढ़ाने में, है ना। तो देखिए आइसोमेरिज्म में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करता हो और वो डिफरेंट कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे डिफरेंट मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला वाले डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमर्स कहलाते हैं और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है C2H6O। आप देख रहे हैं कि दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और देखिए हम इसका स्ट्रक्चर का दो तरीके से लिखें। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से हम लोग लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH। और हम इसका फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर का, इस तरह से देखिए, इस तरह से भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये C2H6O एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, तो ये हमारा है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसको बोलते हैं, है ना, इथाइल अल्कोहल है या इसी को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। और ये देखिए ये बनाता है डाई मिथाइल ईथर, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये दो तरह के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं C4H10। C4H10 जो है ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर लिखा जाए तो एक स्ट्रक्चर इसका इस तरह से अगर हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, यानी आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के द्वारा एक स्ट्रेच चेन का फॉर्मेशन किया गया है और ये कहलाता है आपका N ब्यूटेन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखा जाए CH3 CH CH3 CH3, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तब इसका नाम पड़ जाता है आइसोब्यूटेन। तो देख लीजिए ये जो नॉर्मल ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, ये ब्यूटेन के दो अलग अलग आइसोमर्स हैं, है ना। तो यानी ये देखिए, ये एक तो हम एक छोटा सा एग्जांपल दिए हैं, तो आइसोमेरिज्म भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि क्यों कार्बन जो है इतने अधिक संख्या में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, तो ये कारण आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सीधे सीधे इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन जो है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो पेरेंट है, यानी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सपोज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब हाइड्रोकार्बन से ही ड्राइव किए गए हैं। तो चलिए हम लोग अब हाइड्रोकार्बन पे आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो किस तरह का कंपाउंड है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हाइड्रोकार्बन जो नाम है, इस नाम को सुनने से ही लग रहा है इसमें दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह के एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन ये दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों मिल करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ये हम लोग इसको अगर डिफाइन करें कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन जो है अलग अलग प्रोपोर्शंस में कंबाइंड होंगे तो अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन का चारों बॉन्ड जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, और ये तब होता है जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन एटम जो है एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स are those hydrocarbons in which all the four valencies of carbon atoms are fully satisfied. Yeah, in other words we can say that saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which the molecules in which carbon carbon atoms are linked together by a single covalent bonds in their molecules, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, है ना। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अल्केन के नाम से।
और अल्केन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n बराबर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं n बराबर 1 रखते हैं तो हमारा CH4 आता है, ये मीथेन कहलाता है ना। n बराबर अगर 2 रखते हैं तो C2H6 आता है, इसको हम लोग इथेन बोलते हैं। अगर 3 रखते हैं n बराबर इसमें तो C3H8 आता है, इसको हम प्रोपेन बोलते हैं। 4 रखते हैं C4H10 आता है, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आई थिंक आप समझ गए हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम जो है एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसमें कार्बन का चारों बॉन्ड जो है फुली सेटिस्फाइड होता है, और ये CnH2n+2 वाले जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं। अब रही बात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसके मॉलिक्यूल में कार्बन का चारों बॉन्ड फुली सेटिस्फाइड नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके मॉलिक्यूल में कोई 2 कार्बन एटम डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। एक चारों जो उसका वैलेंसी होता है फुली सेटिस्फाइड नहीं होता है, और इन ऐसे हाइड्रोकार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई 2 कार्बन एटम या तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। तो आप देख लीजिए कि अल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसके अंदर आता है अल्कीन और इसके अंदर आता है एल्काइन। ठीक है, तो देखिए अल्कीन हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें कोई 2 कार्बन एटम जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और अल्काइन हाइड्रोकार्बन में कोई 2 कार्बन एटम जो होते हैं वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और देखिए अल्कीन जो है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और जहां n बराबर 2 से स्टार्ट होता है। 2 से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि अल्कीन हाइड्रोकार्बन में कोई 2 कार्बन एटम होने चाहिए जिसके बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी एक कार्बन के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए n बराबर 2 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर अल्काइन जो होता है यहाँ पर भी n बराबर 2 से स्टार्ट होगा, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और यहाँ n बराबर स्टार्ट होता है कितना से 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। आप याद रखिएगा कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है अल्काइन होता है, उसके बाद रिएक्टिविटी होता है अल्कीन का, और उससे कम रिएक्टिविटी होता है अल्केन का। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अल्केन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अल्कीन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और अल्काइन हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के फैमिली के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसके मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले अल्केन हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, तो अल्केन हाइड्रोकार्बन क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर है हम लोग बात करते हैं अल्केन की, अल्केन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अल्केन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, जहाँ पर कि n बराबर 1 2 3 एंड डॉट 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 से चालू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर अल्केन की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, 1 रखते हैं तो C1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 तो हिडन होता है, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 ऐड होगा तो यहाँ CH4 आ जाएगा। अगर n बराबर हम 2 रखते हैं तो क्या होता है, ये आ जाएगा C2H6, n बराबर 2 रखेंगे, ये 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। अगर n बराबर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C3H8। अगर n बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। अगर n बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम रखते चले जाएंगे तो मेंबर्स इसके बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि कार्बन जो है वो एक टेट्रावैलेंट एटम है, तो कार्बन का 4 वैलेंसी होगा, और ये चारों वैलेंसी से एक एक मोनोवैलेंट हाइड्रोजन जो है जुड़ गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इथेन का स्ट्रक्चर लिखना है तो देख लीजिए, 1 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, इसका 3 बॉन्ड खाली होगा, इधर इसका 3 बॉन्ड खाली होगा, इन सभी से हाइड्रोजन को लगा देंगे, तो देखिए ये हमारा इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमको प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिखना है तो देखिए ये कार्बन का 3 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, इधर 3 वैलेंसी इसका खाली, इसका 3 वैलेंसी खाली, इसका 2 ही बचा हुआ है, तो देखिए इससे हाइड्रोजन को लगा देंगे, तो देखिए इस तरह से ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखना है तो 4 कार्बन बनाएंगे हम लोग, चारों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे,
इसमें 3 वैलेंसी खाली है, इधर भी 3 वैलेंसी खाली है, लेकिन इन सब में 2-2 वैलेंसी खाली है। सब में एक एक हाइड्रोजन जो है बैठाते चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया। और पेंटेन का इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं, और बाकी का आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर इस फार्मूला को अगर शॉर्ट करना हो, चूंकि ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो इसको शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये आपका H है और ये आपका देख लीजिए कि आपका एक CH3 ग्रुप है। आप इसको शॉर्ट में HCH3 कर सकते हैं, या आप इसको CH3 और बॉन्ड देखिए H भी लिख सकते हैं। अगर आप इधर CH3 मानेंगे तो H इधर बच जाएगा। इसको देखिए कि यहाँ पर आपको एक CH3 ग्रुप है और एक CH3 ग्रुप आपको इधर दिख रहा है, तो आप इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं। इसको देखिए ये आपका CH3 ग्रुप है, इधर भी आपका CH3 ग्रुप है और ये आपका CH2 ग्रुप है, तो इसको आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। उसी तरह से देखिए इसको अगर लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है आप कंडेंस्ड तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अल्केन फैमिली का मेंबर है। आप देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग। आप याद रखिए किसी भी हाइड्रोकार्बन का, मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन का, अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेच चेन हाइड्रोकार्बन की, तो अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन का अगर आप लोग नेमिंग करेंगे उसमें 2 चीज का ध्यान रखिएगा। उसमें होता है एक वर्ड रूट और दूसरा होता है सफिक्स। तो अल्केन में आप याद रखिएगा कि अगर 1 कार्बन का चेन हो, अगर 2 कार्बन का चेन हो, अगर 3 का हो या 4 का हो, 5 कार्बन का चेन हो या 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का या 11 का या 12 का, अगर 1 कार्बन का चेन होता है तो हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं मिथ। 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मिथ, 2 के लिए यूज करते हैं इथ, 3 के लिए यूज करते हैं प्रॉप, 4 के लिए यूज करते हैं ब्यूट, 5 के लिए यूज करते हैं पेंट, 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए डोडेक और 12 के लिए नहीं, 11 के लिए अनडेक यूज करते हैं और 12 के लिए हम लोग यूज करते हैं डोडेक, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से चलते चला जाता है। तो देखिए ये आपका वर्ड रूट है, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर नॉमेनक्लेचर करना है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने में आपको याद रखिएगा कि जो 1 कार्बन का चेन है या 2 कार्बन, 1 कार्बन का अगर चेन है तो उसका वर्ड रूट होगा मिथ, 2 कार्बन का अगर चेन है तो वर्ड रूट होगा इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करते हैं तो उसके वर्ड रूट में सफिक्स लगाइए। सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के अंत में जुड़ता है। अगर अल्केन फैमिली से है कोई हाइड्रोकार्बन तो उसका सफिक्स होगा एन, ANE लगाइए, वर्ड रूट के बाद एन लगा दीजिए अगर अल्केन फैमिली का तो है तो। अगर अल्कीन फैमिली का है तो सफिक्स इन लगाएंगे, वर्ड रूट वही रहेगा। और अगर अल्काइन फैमिली का है तो वर्ड रूट के साथ हम लोग जो सफिक्स लगाएंगे वो आइन लगाएंगे, YNE। यानी आप याद रखिएगा कि ये तो वर्ड रूट आपका हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अगर कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो वो अल्केन के कैटेगरी में आएंगे, उसका जो सफिक्स होगा वो एन होगा, है ना। डबल बॉन्ड अगर अल्कीन का केस है तो इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन सफिक्स का यूज करते हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जो स्ट्रेच चेन हाइड्रोकार्बन है, उसका नेमिंग करना है तो वर्ड रूट के साथ एन, इन या आइन लगेगा। एन कब लगेगा? जब कार्बन कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों। इन कब लगेगा? जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में या कोई 2 कार्बन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। और आइन कब लगेगा? तो 2 कार्बन एटम के बीच में जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, इसका नाम होगा मिथ। 1 कार्बन का चेन है और एन लग जाएगा तो इसका नाम हो गया मिथेन। इथ, 2 कार्बन का चेन है तो इथ और एन लग जाएगा तो इथेन। 3 कार्बन का चेन है तो प्रॉप, एन लग जाएगा तो प्रोपेन। 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट और एन लगेगा तो हो जाएगा ब्यूटेन। 5 कार्बन का चेन है तो हो जाएगा पेंटेन। उसी तरह से 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, 9 कार्बन के लिए नॉनेन, 10 कार्बन के लिए डेकेन होगा। ये खुद से भी आप इसी तरह से सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक अल्केन हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अब अल्कीन हाइड्रोकार्बन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अल्केन हाइड्रोकार्बन तो आप समझ गए हैं। अल्केन हाइड्रोकार्बन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, है ना। और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और इसका नेमिंग कैसे किया जाता है ये आप समझ चुके हैं। वर्ड रूट और सफिक्स दोनों को ऐड करते हैं तब किसी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग हो जाता है। अब अगर हम लोग अल्कीन की बात करें तो देखिए अल्कीन जो होता है
वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। और इसमें क्या होता है कि अल्कीन हाइड्रोकार्बन में कोई दो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में दो जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कोई दो कार्बन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप n बराबर 2 से स्टार्ट करते हैं, इसमें n बराबर 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट करते हैं। तो अगर n बराबर 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, C2H4 मिलता है। अगर n बराबर 3 रखते हैं तो क्या मिलता है, C3H6 मिलता है। अगर n बराबर 4 रखते हैं तो क्या मिलता है, C4H8 मिलता है। अगर n बराबर 5 रखते हैं तो क्या मिलता है, C5H10 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर C2H4 है यानी कार्बन इसमें 2 है तो कोई दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इसका बाकी का 2 बॉन्ड खाली होगा दोनों कार्बन एटम का। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर ये n बराबर 3 रखते हैं तो कि 3 कार्बन का चेन होगा, कहीं पर डबल बॉन्ड लगा दिए, चलिए यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड खाली होगा। यहाँ अगर इसको सिंगल बॉन्ड से लगाते हैं तो इसका 1 ही बॉन्ड खाली है और इसका 3 बॉन्ड खाली है, सबसे H लगा देते हैं। देखिए तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको अगर लिखिएगा तो यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, इधर 2 बॉन्ड खाली होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे तो 1 यहाँ लगेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे तो 2 यहाँ और 3 यहाँ, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, हर जगह यहाँ पे H लगा दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये आपका हो गया है ना, ये भी आपका ये आपका हो गया C4H8 का स्ट्रक्चर। C5H10 का लिखना है तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है ना, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड अगर लगाते हैं तो यहाँ पर इसका 2 बॉन्ड खाली है, H लगा देंगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो एक यहाँ पर इसका बॉन्ड खाली है और बाकी इन सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। यहाँ 3 बॉन्ड खाली है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ हर जगह पे H लगा देंगे। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं पेंटीन का CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10। ठीक है, ये सही हो गया। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी ब्यूटीन के केस में या पेंटीन के केस में आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड जो हम 1 नंबर कार्बन पे लगाए हैं वो 2 नंबर कार्बन से भी लगा सकते थे, तो वहाँ पर आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। खैर आइसोमरिज्म की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, तो अभी आप इतना ही समझे, बाकी फिर आगे देखा जाएगा। तो देखिए अगर इसका नेमिंग करना होगा तो 2 कार्बन का चेन रहता है तो वर्ड रूट हम लोग लिखते हैं इथ, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इथीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा पेंटीन, है ना। तो इस तरह से आप अल्कीन का भी नेमिंग करना समझ चुके हैं, है ना। ये सब सिंपल नेमिंग जो है हाइड्रोकार्बन का हम लोग कैसे कर लेते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए फटाफट हम लोग अल्काइन भी देख लेते हैं। और अल्काइन में हम लोग देखेंगे कि अल्काइन जो है इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे और इनका नेमिंग कैसे किया जा सकता है और इनका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अब अल्काइन की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है अल्काइन। ठीक है, अल्काइन हाइड्रोकार्बन को हम लोग लिखते हैं CnH2n-2, जहाँ n बराबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो हमारे पास आता है C2H2, अगर n बराबर 3 लेते हैं तो हमारे पास आता है C3H6, है ना। H6 नहीं आएगा, सॉरी H4 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा। n बराबर 4 लेंगे तो C4H6 आएगा। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन आइटम के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका एक बॉन्ड खाली है, इसका एक बॉन्ड खाली है, इसको हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं। इसमें देखिए 3 कार्बन आइटम है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, H लग गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, इधर 3 H लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और यहाँ पर 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिए तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ, फिर डबल बॉन्ड यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, तो H H H H H, तो ये हो गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। इसका नेमिंग अगर करना है तो ये हो जाएगा, इथ में आइन सफिक्स यूज करेंगे क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इथाइन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी तक बच्चों मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन दिया है। अब अगले क्लास से इस चैप्टर में हम आगे की बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप इस वीडियो का लाभ उठाएं, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।